नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस विशेष श्रृंखला के तहत मैं हूं ध्रुव जानी आपके साथ। आज इस श्रृंखला के तहत हम एक महत्वपूर्ण कानून को देखेंगे। इस श्रृंखला के तहत हम ऐसे महत्वपूर्ण कानून की चर्चा करते हैं जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। साथ ही में इस श्रृंखला का जो आधार है वो आधार यह पुस्तक है जो आपको दृश्यमान है, विच इज अबाउट इम्पोर्टेंट एक्ट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, यानी कि आज के भारत के निर्माण में जिन जिन कानूनों ने, जिन जिन ऐसे लॉज ने जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है उसके बारे में यहाँ प्रति एक चैप्टर में, प्रति एक लॉ के बारे में चर्चा की गई है। इसको हम लोग यहाँ जम के देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो हमारी सनदी सेवा हो, चाहे वो हमारी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो किसी कानूनी क्षेत्र की परीक्षा हो। उस दृष्टि से अगर आज के उपाख्यान की बात करें तो आज का उपाख्यान इस श्रृंखला में 44वां है, यानी कि इसके पहले कुल 43 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी प्रीमियर्ड हो चुके हैं ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप वहाँ जाके इस बुक की शुरुआत से जो चर्चा हम लोग करते हैं वो देख सकते हैं। एक विशेष प्लेलिस्ट ही बना है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें से अलग अलग कानूनों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही में अगर इन सब चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको वांचन करना है, तो आप growthmount.education.com जो हमारी वेबसाइट है आप वहाँ जो है विजिट कर सकते हैं, जो यहाँ दृश्यमान है, और वहीं से आप जो है यह चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। साथ ही में अगर वहाँ से जो है आपको डायरेक्ट होना है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी हमारी जो साइट है वो आपको रिडायरेक्ट करेगी, तो आप वहाँ अवश्य मुलाकात लें और चीज़ों को वहाँ देखें। अगर वहाँ पढ़ना है आपको तो आप अपनी पढ़ाई जो है वो वहीं से कर सकते हैं। रही बात आज के इस उपाख्यान की, और इसके बारे में, इस उपाख्यान में जिस कानून के बारे में बात करनी है वो कानून दरअसल असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है, जो कामदार है, उनके बारे में है। उनको एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता यह कानून है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में भारत के लिए इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि भारत के जो अधिकांश भारत का जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, यानी कि असंगठित क्षेत्र से संबंधी है। तो यहाँ इन क्षेत्रों के मजदूरों को, इन क्षेत्र के कामदारों को ऐसी सुरक्षा मिलना, ऐसी सामाजिक सुरक्षा मिलना, वो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की आबादी के लिए अनिवार्य है। साथ ही में अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा में काफ़ी सारी चीज़ों का हम लोग समावेशन कर सकते हैं, जैसे पेंशन है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो यह सारी चीज़ें जो है एक साथ क्लब करेंगे अगर, तो हम उसे सोशल सिक्योरिटी का नाम दे सकेंगे। और यही सारी सुरक्षा है इन मजदूरों को, इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देने का यहाँ प्रावधान ये कानून करता है। जो संगठित क्षेत्र है उनको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती है, उनको ये सारे फायदे मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मगर यहाँ जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ठीक है। और उनको मिले, उनको सारे सामाजिक जो रक्षण है वो मिले, ये सुनिश्चित करता ये कानून है। इसको सेम मॉडल्स ऑपरेंडी से देखेंगे। सबसे प्रथम इसके परिचय के बारे में देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके जो प्रमुख प्रावधान है उनके बारे में देखेंगे, और अंत में अगर इसकी कोई आलोचना है, कोई क्रिटिसिज्म है, या अगर इसका कोई महत्व है, इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी मूल बात इंट्रोडक्शन से, जो यहाँ माइंड मैप के फॉर्म में उपलब्ध है, ताकि चीज़ों को स्पष्ट किया जा सके और आसानी से समझा जा सके। सबसे प्रथम बिंदु इसमें कहा गया है, इस इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में, वो कहता है कि द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 इज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यस, यानी कि यह एक प्रकार से केंद्रीय विधायक है, केंद्रीय विधायक, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ठीक है। यहाँ कोई राज्य का कोई रोल नहीं है, मगर ये भारत के संसद के द्वारा निर्मित है। भारत के संसद के द्वारा यह कानून लाया गया, इसके ऊपर चर्चा हुई, इसके ऊपर वोटिंग भी हुए, और फिर उसके बाद इसको पारित कर दिया गया। तो ये एक सेंट्रल जो है लेजिस्लेशन है। दूसरा बिंदु कहता है कि एक्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यस, इस कानून का मुख्य जो ध्यान का केंद्र है, जो फोकस है, वो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, उनके मजदूरों को, उनके कामदारों को एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा, और उसके साथ ही उनके कल्याण के बारे में सोचना। कल्याण, जो यहाँ वेलफेयर लिखा गया है, वेलफेयर यानी कि उनके कल्याण के बारे में सोचना, ठीक है। तो अगर सामान्य सुरक्षा उनको मिलेगी तो उनका कल्याण जो है वो अवश्य होगा। तो यह कानून के द्वारा इस सामाजिक सुरक्षा
सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक पहुंचे और उन्हें मिले और उनका कल्याण हो, वो सुनिश्चित करने के लिए यह कानून को लाया गया था। फिर उसके बाद देखें तो सोशल सिक्योरिटी इज अ नेसेसिटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। यस, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर यानी कि सामाजिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ कल्याण, या आप सामाजिक कल्याण भी कह सकते हैं। देखिए, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और जब कोई भी राष्ट्र जो है कैपिटलिस्ट जो है डायरेक्शन के रूप में जा रहा है, कैपिटलिस्ट दिशा में जा रहा है, तो यहाँ सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बहुत ही अहम उनका अभिनय रहता है। क्योंकि आमतौर पे जो अपर स्ट्रेटा होता है, समझ लीजिए कि ये भारत की आबादी है, और यह आबादी में जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो कैसी है, यहाँ पुअर है एकदम नीचे, एकदम जो लास्ट स्ट्रेटा है वो पुअर का है, फिर उसके बाद रिलेटिवली रिच, फिर उसके बाद रिलेटिवली रिच, और यहाँ है एब्सोल्यूट रिच। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें पहुंचती है, मगर जो आखिरी स्ट्रेटा है, जो पुअर्स का है, जो मुख्यतः इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जो है किसी ना किसी तरह रिलेट करते हैं, उनका बना होता है, उन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचती। तो सबसे प्रथम तो ऐसा कैपिटलिस्ट, भारत जैसे ऐसे कैपिटलिस्ट देश में भले ही हम मिक्सड है, मगर कैपिटलिज्म का जो प्रभुत्व है, जो स्वामित्व है, वो पूरे इकोनॉमी के ऊपर आज हो गया है। तो इसीलिए जो लोअर स्ट्रेटा के जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उनको एक प्रकार से सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उनका सामाजिक कल्याण हो, उसी के उद्देश्य के साथ इस कानून को यहाँ पारित किया गया था, ऐसा यहाँ कहा गया है। एंड इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन वेलबींग एज वेल। यस, और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए भी है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर पेंशन मिलेगा या प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो भी फुलफिल होती है। तो अपने आप में इन वर्कर्स के लिए, इन असंगठित क्षेत्रों के वर्कर्स के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही आशीर्वाद समान है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया है कि फॉर बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, India should fulfill responsibility to focus on overall development of its citizen, including social, economic and political. Yes, overall development की यहाँ बात की गई है, overall development, and it should be not only social, it should be not only economic, it should be not only political, it should be social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एज वेल। यानी कि तीनों दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तीनों दृष्टि से जो असंगठित क्षेत्र है और उसमें जो हमारा वर्कफोर्स है, जो कार्यबल है, उनका किसी भी तरीके से उत्थान होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनको सामाजिक न्याय, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें यहाँ कही गई है। कहा गया है कि कोई भी राज्य हो, ठीक है, यहाँ राज्य यानी कि कोई राष्ट्र की बात की गई है। अलग अलग भारत के जो राज्य है, वहीवटी जो है दृष्टि से उनकी बात नहीं की गई, प्रशासनिक दृष्टि से जो हमारे राज्य है उनकी बात नहीं की गई, मगर यहाँ राज्य यानी कि एक राष्ट्र की बात की गई है। कहा गया है कि अगर किसी भी राष्ट्र को कल्याणकारी बनना है, किसी भी राष्ट्र को, तो उन्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। जो विकास होना चाहिए वो समावेशी विकास होना चाहिए सबसे प्रथम तो, यानी कि इंक्लूसिव होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए, यानी कि सबका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तीनों दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। यह मुद्दा यहाँ स्पष्ट किया गया है। उसके बाद देखें तो कहा गया है कि एक्ट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव बैकिंग टू ए ह्यूज आर्मी ऑफ वर्कर्स। यस, आवर लेबर फोर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड, वो तो सबको हमें मालूम ही है, प्रथम मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा जो वर्क फोर्स है, जो हमारा कार्यबल है, उसमें भी सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, यानी कि अधिकांश जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो इन सबको एक प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान हो, एक प्रकार से सामाजिक न्याय मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनका कल्याण हो, इन सारे उद्देश्यों के साथ यह कानून को यहाँ पारित किया गया है, लागू किया गया है। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें यहाँ इंट्रोडक्शन से देखनी थी। हमने समझा कि यह कानून दरअसल किन जो है लोगों के लिए है, किस सेगमेंट के लिए है। सबसे प्रथम तो पॉपुलेशन में हमारे और यह क्या एनविसेज करता है, इसका उद्देश्य क्या है। अब आगे देखा तो इसकी पृष्ठभूमि देखनी है, फिर से माइंड मैप के रूप में ही देखेंगे ताकि चीज़ों को समझा जा सके और आसानी से याद भी रखा जा सके। सबसे प्रथम बिंदु इसमें कहता है कि यूपीए गवर्नमेंट
formed a commission in year 2004 in pursuance of its common minimum program. Yes, यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 में एक आयोग का गठन किया, जो उनके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत था। जब वे जो चुनाव लड़े होंगे तब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया होगा, उस मैनिफेस्टो में यह चीजें जो है वो उन लोगों ने शामिल तब की होगी। तो इन द लाइन्स ऑफ दैट UPA government formed a commission in the year 2004. Commission was named National Commission for Enterprises of Unorganized Sector. ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, राष्ट्रीय आयोग है ये, और इसका पूरा नाम जो है वो है टेक्निकली नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्रों के लिए यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आयोग है, जो अब देखेगा कि दरअसल वास्तविक परिस्थिति क्या है, आज इन ऐसे कामदारों को, ऐसे मजदूरों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस मात्रा में ज़रूरत है। कमीशन वॉज हेडेड बाई मिस्टर अर्जुन सेनगुप्ता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। यह कमीशन का टेक्निकल नेम है और साथ ही में ये उनके अध्यक्ष का नाम है, जिनका नाम है जो है मिस्टर अर्जुन सेनगुप्ता। फिर उसके बाद देखें तो क्या काम दिया गया इस आयोग को, तो कहा गया है कि कमीशन वाज टास्क्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड इट्स वर्कर्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दोज इश्यूज। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि सबसे प्रथम तो इस क्षेत्र के साथ जो जुड़े हुए मजदूर है, सबसे प्रथम तो उनकी परेशानियां क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है, वो आप पहले पहचानिए। फिर साथ ही में उन चुनौतियों को कैसे खत्म किया जाए, उन चुनौतियों को कैसे टाला जाए, उसके ऊपर भी आप अपना एक मत रखिए। तो ये कुल मिलाकर एक प्रकार से काम जो है, या एक प्रकार से टास्क जो है, वो इस आयोग को, इस कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। फिर आगे देखें तो यहाँ कहा गया है कि स्पेसिफिक टास्क गिवन टू द कमीशन was to look into the social security mechanism for unorganized sector and to expand the same. Yes, this was the specific task. यह एक विशेष काम था, विशेष कार्य था जो कि इस कमीशन को दिया गया था, और कहा गया था कि भाई जो आपको यह स्टडी करना है, आपको इसका अभ्यास करना है कि वर्तमान क्या मैकेनिज्म है उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस आयोग को कार्य के रूप में दे दी गई। रिपोर्ट वो सबमिटेड इन May 2006, यानी कि 2006 के 5वें महीने में इस आयोग ने अपना जो अहवाल है वो सरकार को सुपुर्द किया, सरकार को सौंपा। इट इंक्लूडेड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, यानी कि प्रस्तावित। उन्होंने अपनी अनुशंसा में, अपने रिकमेंडेशन में बताया कि भाई सरकार को एक प्रकार से ऐसा कानून जो है वो तैयार करना चाहिए, जो कानून अपने आप में ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, कामदारों को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। तो यहाँ से ड्राफ्ट जो लेजिस्लेशन है उसकी बात आई। देखेंगे ड्राफ्ट में कौन कौन सी माहितियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आगे हमें यही देखना है मुख्य प्रावधानों में। मगर यहाँ इसी जो है आयोग ने, जो कि अर्जुन सेनगुप्ता के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी, उसी ने यह प्रस्तावित एक जो बिल है वो यहाँ रखा था उनकी अनुशंसाओं के साथ ही में। फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्र के कामदारों के लिए, मजदूरों के लिए। Draft exclusively included provisions for the social security, its implementation is more focused and effective. Yes, यहाँ ड्राफ्ट में बहुत ही विशेष करके जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो प्रावधान है, जो सामाजिक न्याय के लिए, उनको यहाँ रखा गया, और साथ ही में उनका अमलीकरण, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, अमलीकरण वो भी बेहतर हो, उसका भी यहाँ ध्यान इस कानून ने रखने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। ड्राफ्ट लॉ हैड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू एंश्योर इट्स एफिशिएंट एप्लीकेशन, बट द ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 2008 वाज मच मोर डाइल्यूटेड प्रपोजल। यस, अगर ये वास्तविक या ये ओरिजिनल ड्राफ्ट की बात करें तो इट कंटेन्ड वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, यानी कि बहुत ही कठिन इसमें प्रावधान के बारे में कहा गया था इस प्रस्तावित बिल में। मगर जो लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में जो ड्राफ्ट बिल, वो बहुत ही डाइल्यूटेड प्रोविजंस के साथ था, उसे बहुत ही मंद कर दिया था, या उसे एक प्रकार से कम ताकतवर बना दिया था। Act was passed in Parliament and received assent of the President on 30th December 2008. Act came into force on 16th May 2009. तो ये कुछ तारीख है कि कब इस
कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और कब ये कानून जो है वो लागू हुआ, तो यह पूरी बात रही यहाँ इसकी पृष्ठभूमि की। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं और उद्देश्य देखने हैं, मगर उन दोनों के पहले हमें कुछ संवैधानिक प्रावधान देखने हैं जो संविधान के द्वारा जो एनविसेज किए गए हैं, जिसकी हमारे संविधान ने ही कल्पना की है कि किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए ताकि जो असंगठित क्षेत्र है, उनके जो मजदूर है, उनका कल्याण हो, उनको सामाजिक सुरक्षा मिली रहे और उनको सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो। आर्टिकल 38 एक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 41 है, 43A है, 42 है, 43 है। इन शॉर्ट सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से है और उनमें ही कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से एक एक करके देखेंगे। सबसे प्रथम आर्टिकल 38 कहता है फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम। यस, इनइक्वालिटीज इन इनकम यानी कि आय में असमानता, ठीक है, तो ये उसको कम करने की बात करता है। सबसे प्रथम आज अगर देखें तो हमें भारत में आय में असमानता आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक वर्ग की आय जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, एक वर्ग की आय जो है वो कम होती है। तो ये असमानता कम करने की जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी राज्य के ऊपर रखते हैं फ्रॉम या वाया आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 41 कहता है इट मेक्स इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार, द राइट टू एजुकेशन, शिक्षण का अधिकार, एंड द राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 41 से कुछ अन्य चीज़ों को सरकार के द्वारा ध्यान रखने की बात की गई है कि सरकार को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क सबको मिलना चाहिए। फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, फिर कई सारी चीज़ें हैं, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ सरकार के द्वारा एक प्रकार से सुरक्षा के रूप में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को या सारे के सारे मजदूरों को यहाँ मिलनी चाहिए। फिर आर्टिकल 43A कहता है इट टेक्स स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। यस, तो यहाँ ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मजदूर आज किसी भी उद्योग में कार्य कर रहे हैं, किसी भी उद्यम में कार्य कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से संरक्षण प्रदान हो, उनको एक प्रकार से यहाँ सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क हो, यानी कि उनको एक प्रकार से अपने काम की सुरक्षा यहाँ प्रदान करने का प्रावधान आर्टिकल 43A में है। फिर उसके बाद आर्टिकल 42 कहता है इट मेक्स प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। यस, आर्टिकल 42 कहता है कि भाई जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो कार्य का जो वातावरण होना चाहिए, वो बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मानवीय होना चाहिए। तो ये बात यहाँ आर्टिकल 42 में कही गई है। और आर्टिकल 43 जो आखिरी है वो कहता है कि इट सिक्योर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड अदरवाइज वर्क ए लिविंग वेज, कंडीशन ऑफ वर्क, एंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज। यस, तो चाहे कोई भी क्षेत्र का मजदूर हो, कहा गया है आर्टिकल 43 के तहत, चाहे कोई भी क्षेत्र का मजदूर हो, उसको बहुत ही एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा उनको काम करने के लिए, और एक संरक्षण जो है संरक्षण भरा अप्रोच यहाँ सरकार के द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए, उसको अमल में रखना चाहिए। तो कुल मिला के यह सारे प्रावधान जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं, जो राज्यों को किसी भी प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं, यह सारे के सारे अपने आप में सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा की बात करते हैं। पहले तो जो है एक जनरल सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है, फिर एक सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, और एक अच्छा वातावरण इन असंगठित क्षेत्रों के कामदारों के लिए उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात रही यहाँ कुछ संवैधानिक प्रावधान की। अब मुख्य ऑब्जेक्टिव देखने हैं, दो मुख्य ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इन ऑब्जेक्टिव्स की हमने अब तक की बातों में बात कर ली है, मगर यहाँ अलग से इनको देखना एक बार जरूरी है, तो देख के चलेंगे। सबसे प्रथम ऑब्जेक्टिव कहता है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ नया नहीं है, सामाजिक न्याय प्रदान करना असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को, तो वो बात हमने कई बार यहाँ कह दी है। टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि उनका कल्याण करना, तो ये भी बात हमने कर दी है। तो कुल मिला के यह कानून अपने आप में असंगठित क्षेत्रों के कामदारों को समर्पित है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका उपयोग या इसका अमलीकरण किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखने हैं।
देखेंगे, कुछ परिभाषाएं देखनी है या कुछ अन्य प्रावधान देखने हैं, एक के बाद एक देखते चलेंगे। सबसे प्रथम इसका एक्सटेंट यानी कि इसका फैलाव पूरे भारत के ऊपर यह लागू है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये देखिए यह परिभाषा दी गई है कि किस क्षेत्र को संगठित कहा जाए, किसको असंगठित कहा जाए। तो असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं देखेंगे। An enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in production of sales of goods or providing service. The number of workers is in an enterprise is less than 10. Yes, तो ये इसकी एक जो है मुख्य शर्त है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी उद्यम हो, वहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 से नीचे होनी चाहिए। ऐसे संगठनों को यहाँ असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। चाहे वो किसी भी काम के साथ जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी किस्म की सेवा प्रदान कर रहे हो, मगर अगर उस यूनिट का, अगर उस इकाई की जो कर्मचारियों की जो संख्या है, अगर वो 10 से कम है तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ माना जाएगा इस कानून के तहत। फिर उसके बाद स्कीम फ्रेमवर्क की चर्चा की गई है धारा 3 में। देखेंगे ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो ड्यूटी है, उनके जो कर्तव्य है, उनको यहाँ सुनिश्चित करता यह कानून है, यह धारा है, यह प्रावधान कह सकते हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी टू फ्रेम स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डिसेबिलिटी, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी है कि ऐसी योजनाएं बनाए जो कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स है उनको लेकर हो, उनके मृत्यु है, उनकी डिसेबिलिटीज़ को लेकर हो काम के समय। फिर बाद में मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, अगर महिला है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ओल्ड एज प्रोटेक्शन, अगर वे एक बार निवृत्त हो गए तो फिर निवृत्ति पश्चात के जीवन में उनका जो जीवन निर्वाह है जो स्मूथ चले, उसका भी यहाँ प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया है। ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ की बात करें तो टू फ्रेम स्कीम फॉर हाउसिंग, यस, उनके रहने की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर प्रोविडेंट फंड उनके लिए होना चाहिए जो आमतौर पे संगठित क्षेत्रों के मजदूर कामदारों के लिए ही होता है। उनके लिए शिक्षण, साथ में तालीम, ठीक है, उनका भी प्रावधान यहाँ राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। ओल्ड एज होम्स, एम्प्लॉयमेंट इंजरी असिस्टेंस, यस, रोजगार के समय कुछ दुर्घटना हुई और अगर किसी को लग गया, किसी मजदूर को, तो उनको भी एक प्रकार से आर्थिक सहाय करने का जो प्रावधान है वो यहाँ राज्य सरकार को है। एंड ओल्ड एज होम्स जो हमने देख लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के प्रति। उसके बाद देखें तो स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, यस, इसका गठन किया जाएगा राज्य सामाजिक सुरक्षा निगम धारा 6 के तहत। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, यस, यह एक अधिसूचना से राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा या हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे प्रथम एक अध्यक्ष होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट से होंगे। फिर उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे यानी कि सचिव होंगे जो सभ्य भी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लेबर, ये दोनों एक्स ऑफिशियो है यानी कि पैदन है। जो मंत्री बनेगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा, जो सेक्रेटरी बनेगा इस मंत्रालय का वही इसका जो है सभ्य सचिव बनेगा। Other 28 members nominated by state government. Each term of the board is for 3 years. Yes, each term of the board is for 3 years, यानी कि 3 वर्ष के लिए। Workers Facilitation Center, which is dealt in section 9 of the article, it is 9 of the law. I mean, it is set up by state government to perform the following function: disseminating information regarding welfare schemes, facilitating the registration of unorganized workers, assisting in obtaining registration from district administration, and last one, facilitating the enrollment of registered workers in the welfare scheme। यानी कि कुल मिला के डिजिटलाइजेशन का सबसे प्रथम तो यहाँ एक प्रयत्न किया गया है। साथ ही में जो वेलफेयर योजना है, जो कल्याणकारी आप कह सकते हैं कि जो योजना है वो इन तक पहुँचे, उसका भी यहाँ ध्यान रखने का प्रावधान किया गया है। फैसिलिटेटिंग द रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है, चाहे भले ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो मगर उनका पंजीकरण जो है वो अनिवार्य करना चाहिए ताकि हमें एक आइडिया भी मिले कि हमारी टोटल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कितनी है और जो है किस प्रकार की ज़रूरतमंद है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा प्रावधान यहाँ किए गए हैं। फिर आगे देखें तो एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें जो कि धारा
10 के तहत जिसकी चर्चा की गई है, 2 शर्तें हैं जो कि किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के द्वारा फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके उसको ये लाभ मिलेंगे। सबसे प्रथम, ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वे बच्चा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, सेल्फ डिक्लेयर, दे हैव टू सेल्फ डिक्लेयर, ही और शी हैव टू सेल्फ डिक्लेयर दैट दे आर अ टाइप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कि वे एक प्रकार के असंगठित कामदार है, कर्मचारी है। एंड एप्लीकेशन इज मेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला प्रशासन है उसे एक प्रकार की एप्लीकेशन दे दी जाएगी कि इनका पंजीकरण हो। यहाँ सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ जो सेल्फ डिक्लेयर लिखा है ये सेल्फ ऑथराइज्ड भी कह सकते हैं, सेल्फ ऑथराइज्ड, यानी कि उनको जो है स्वयं घोषित करना होगा, उनको स्वयं ही जो है घोषित करना होगा। किसी भी किस्म का यहाँ एग्रीमेंट या किसी भी किस्म का कोई फॉर्मेलिटी जो है, पेपर फॉर्मेलिटी, वो यहाँ आवश्यक नहीं है। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल रजिस्टर सच ए वर्कर एंड ग्रांटिंग ए स्मार्ट एंड पोर्टेबल आइडेंटिटी कार्ड दैट कंटेन्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, तो जिला प्रशासन क्या करेगा, उसका पंजीकरण करेगा और पंजीकरण के बाद उसको एक स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड देगा, एक पहचान पत्र देगा, ठीक है, विच कंटेन्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें एक अलग संख्या होगी और वो संख्या किसी भी जो है वर्कर के साथ सिंक करेगी, यानी कि प्रति कामदार की एक अलग संख्या होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें रही इस कानून के मुख्य प्रावधानों की। अब यहाँ दोनों चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसके 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, उसकी 2 दिशाएं होती है, ठीक। इसी तरह यहाँ भी इस कानून के एक पक्ष से इसकी आलोचना और दूसरा पक्ष से इसके महत्व। सबसे प्रथम आलोचना से शुरुआत करेंगे। 3 बिंदु है। सबसे प्रथम इसमें देखना है कि इस कानून में कई सारे ऐसी जो है लूप होल्स है, कई सारी ऐसी भूल है। सबसे प्रथम भूल ये है कि एग्रीकल्चरल लेबर्स जो भारत में सबसे अधिक संख्या में है और सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्रों में है, ठीक है, या दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्रों की जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र के जो मजदूर है तो वो है कृषि क्षेत्र के, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के। अब उनको ही यहाँ शामिल नहीं किए गए इस कानून में, तो अपने आप में ये एक प्रकार से इंक्लूसिव नहीं है, यह कानून समावेशी नहीं है। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर नॉट बैक्ड बाय द लेजिस्लेटिव गारंटी एज ऑन ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म इज स्पेसिफाइड। आई एम सॉरी, यहाँ नॉट स्पेसिफाइड आएगा, ठीक है। कहा गया है कि इस कानून का जो प्रावधान है उसे कोई लीगल बैकअप नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें ग्रीवेंस रिड्यूसल, शिकायत दर्ज करवाने का जो मैकेनिज्म है, शिकायतें जो हल हो, जो समस्याएं है उनका समाधान हो, उसका भी मैकेनिज्म यहाँ नहीं है इस कानून में। तो ये एक वजह है कि इस कानून के प्रावधानों को कोई न्यायिक जो सपोर्ट कह लीजिए या न्यायिक बैकअप कह लीजिए वो नहीं मिला। नो पिनल प्रोविजंस इंक्लूडेड। इस कानून में जो कुछ बातें हैं अगर उनका उल्लंघन हो तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो ये कानून अपने आप में थोड़ा सा दुर्बल है। अगर इसमें पिनल प्रोविजंस होते हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अधिक जो है अच्छी तरीके से होता और एम्प्लॉयर्स के द्वारा यहाँ जो है समर्पण की भावना यहाँ जो है बढ़ सकती है। मगर यहाँ दुर्भाग्यवश इसमें कोई पिनल प्रोविजंस नहीं है, तो ये भी एक इसकी आलोचना है। ऑन द अदर साइड, अगर इंपोर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो 2 बिंदु देख रहे हैं। सबसे प्रथम, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 अबाउट 90% ऑफ वर्कफोर्स, भारत में यदि 100 मजदूर है तो 100 में से 93 असंगठित क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का असंगठित क्षेत्र कितना बड़ा है और संगठित क्षेत्र के ऊपर कितना हावी है। दूसरे बिंदु में, एक्ट एनविशेस टू प्रोटेक्ट ह्यूज वर्क फोर्स सोशियली। यस, क्योंकि ह्यूज वर्क फोर्स असंगठित क्षेत्र वाले, तो उनको सामाजिक दृष्टि से न्याय मिलता रहे, उनकी सामाजिक सुरक्षा हो, उसी के साथ यह कानून को यहाँ लागू किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स को ये कवर करेगा, आवंटित करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ आज इस कानून के तहत, इस विशेष श्रृंखला के इस उपाख्यान के तहत समझनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में
ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सिविल सर्विसेज एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी आप घर बैठे अच्छी तरीके से कर सके। साथ ही में ग्रोथ मोड एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसको भी विजिट करना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में अगले कानून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।